Okay, so you can see my screen now. जी ओके, सो मेटल डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट वन इज द मेटालोथायोनीन्स। अब मेटालोथायोनीन्स क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन हायर प्लांट्स, फंजाई, एल्गी एंड जीस्ट। और होते क्या हैं ये? दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट सिस्टीन रिच प्रोटीन्स। सिस्टीन यू नो इज एन अमाइनो एसिड। तो ऐसी प्रोटीन्स जिसमें सिस्टीन अमाइनो एसिड्स होते हैं which have high affinity for cadmium, zinc, copper, mercury and silver। ठीक है, सो मेटालोथायोनीन लो मॉलिक्यूलर वेट सिस्टीन रिच प्रोटीन्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है या एफिनिटी होती है टू कंबाइन विद कैडमियम, जिंक, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, and they are induced in the presence of metals to detoxify them। तो जब वो मेटल मौजूद होती हैं तब ये, क्योंकि ये मेटल डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स है ना, तो जब वो मेटल्स मौजूद होती हैं तब ये मेटालोथायोनीन्स बनती हैं ताकि उनको डिटॉक्सिफाई कर सकें। एंड दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज। सो साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज से इनको आइसोलेट किया जा सकता है। and this binding results in cellular accumulation। so इसकी वजह से सेल्स में इनकी accumulation हो जाती है। देन एक और ऑप्शन ये हो सकती है, ये तो है कि मेटल्स जो हैं वो सिस्टीन रिच जो प्रोटीन है उसके साथ मिल जाते हैं, मेटालोथायोनीन जिसे हम कहते हैं। सेकंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटल इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब यू नो मीन्स टू कम आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सो मेटल इफ्लक्स क्या है? इट इज प्लाज्मिड इनकोडेड एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम टू रिमूव metals फ्रॉम सेल्स। तो ये उसके प्लाज्मिड में होता है, सो उसके डीएनए में होता है और एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम है जिसकी थ्रू मेटल्स सेल से बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है, रिमूव कर दी जाती हैं सेल्स से। ठीक है, सो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मेटल से प्रोटेक्ट करता है कि इफ समहाउ और दी अदर मेटल्स उसके बॉडी में एंटर भी हो जाती हैं तो वो इफ्लक्स इस एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम के थ्रू सेल्स में से एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। Some efflux systems involve ATPase, others are chemiosmotic ion और proton pumps। किसी में तो ये ATPase एंजाइम होता है और किसी में ये ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू या प्रोटॉन पंप्स के थ्रू कैच आयंस आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, उनके थ्रू ये सिस्टम इफ्लक्स सिस्टम काम करता है। These mechanisms effectively pump toxic ions that have entered the cell back out of the cell via active transport। I think I need not to tell you what is active transport, where energy is involved and ATPase pump is involved, or through diffusion, which is called as chemiosmotic ion or proton pumps। Means diffusion means always move from higher concentration to lower concentration। ठीक है, so its examples are cadmium, arsenic, chromium, which are associated with the efflux resistance। so इस efflux resistance के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को कैडमियम, आर्सेनिक और क्रोमियम से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक पिक्चर है जिससे आप इसको बेटर समझ सकेंगे जो बात मैंने अभी की है। दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ आर्सेनिक रेजिस्टेंस demonstrating both the influx and efflux सिस्टम। आर्सेनिक एंटर कैसे होती है सेल में और बाहर कैसे निकलती है आर्सेनिक। ठीक है, इस पिक्चर में दोनों सिस्टम आपको दिखाए गए हैं, इनफ्लक्स कैसे होता है और इफ्लक्स कैसे होता है। सो यू कैन सी आर्सेनेट enters the cell via phosphate specific transport pathway।
दिस इज द फॉस्फेट स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पाथवे, ठीक है। सो इस पाथवे के थ्रू जो आपकी आर्सिनेट है, this enters the cell, and here in the cell, once in the cell, arsenate is reduced to arsenide. So AS5, arsenic 5 changes to arsenic 3, ठीक है। And an efflux mechanism then pumps this arsenide out of the cell via an anion pump. This is an anion pump that is fueled by ATP. You can see ATP is providing energy to that anion pump. Okay. So through this anion pump, this arsenide is pumped out of the cell. So arsenate, it enters the cell through phosphate specific transport pathway, and here in the cell, it then changes to arsenide, which through the efflux mechanism goes out of the cell. So in this way, this microorganism or this cell protects itself from high arsenic concentration. So अगर ये आर्सेनाइड या आर्सेनिक हम बात कर लेते हैं, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो सेल आर्सेनिक के प्रॉब्लम की वजह से डैमेज हो सकता है। सो नोट, लेकिन इसमें एक चीज ज़हन में रखें कि ये जो आर्सेनाइड बन रहा है, दिस इज इवन स्टिल टॉक्सिक। अभी भी ये सेल से निकल गया है लेकिन बाहर आ गया है, वहां पे भी ये टॉक्सिक बहरहाल है। Note that arsenic is not detoxified by this mechanism because arsenide can still be toxic, ठीक है। लेकिन कम से कम ये हुआ है कि वो जो आर्सेनेट था जो सैंडल में एंटर हो गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसमें से वो निकल गया है। लेकिन अभी भी जिसको इन्वायरमेंट में गया है वहां पे अभी भी वो टॉक्सिक होगा। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, इसमें देखें कैडमियम इफ्लक्स इन ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। ये आप देख सकते हैं जो कैडमियम है that crosses the cytoplasmic membrane. This is the cytoplasmic membrane. It crosses the cytoplasmic membrane through this manganese transport pathway. This violet color is the manganese transport pathway. So इस pathway के थ्रू ये कैडमियम ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन से, ठीक है। और सिमिलरली कैडमियम जो जिंक ट्रांसपोर्ट पाथवे है, दिस वन जिंक ट्रांसपोर्टर, इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से फिर पेरिप्लाज्म से ये जो कैडमियम होता है, दिस थ्रू एन इफ्लक्स सिस्टम, ठीक है, excretes, this efflux system excretes cadmium, this cadmium efflux system, this excretes cadmium out of the cell, ठीक है, via cadmium proton pump, ठीक है। This is antipode protein, see green structure, this one is the green structure. So ये मैंगनीज ट्रांसपोर्ट पाथवे के थ्रू भी मूव कर सकता है, ये कैडमियम ट्रांसपोर्ट पाथवे के थ्रू भी मूव कर सकता है, और अल्टीमेटली जिस तरह से भी ये मेम्ब्रेन से पास होता है, अल्टीमेटली ये जो इफ्लक्स सिस्टम है, कैडमियम इफ्लक्स सिस्टम, उसके थ्रू ये पेरिप्लाज्म से बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह से सेल प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेटल डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स हैं। Then the third mechanism is methylation. ये हम थोड़ा सा पहले पढ़ भी चुके हैं methylation को। So it increases metal toxicity as a result of increased lipophilicity, thus increased permeation across cell membrane. So इसमें क्या होता है, इसमें ये मोर लिपोफिलिक हो जाते हैं, लाइपोड के साथ अटैच हो सकते हैं। So इस वजह से इनकी permeation across the cell membranes increase हो जाती है। However, metal volatilization facilitates
metal diffusion from the cell and decrease toxicity. जब वो सेल में चला जाता है वहाँ पे उसकी डिफ्यूजन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू it comes out of the cell and from there it is volatilized to the atmosphere. जब वो consequences of cycles वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस वक्त हमने भी ये बात की थी, ठीक है। तो इस तरह से जब वो सेल से निकलता है तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी कम हो सकती है। सो मर्करी की उस वक्त भी हमने स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस की थी कि मर्करी 2 प्लस ऑक्सीडाइसिस टू मिथाइल मर्करी एंड डाइमिथाइल मर्करी, उस वक्त मैंने बाकायदा रिएक्शन आपको दिखाया था, विच आर टॉक्सिक एंड दे आर डिफ्यूज्ड फ्रॉम सेल, ठीक है, और सेल से वो बाहर निकल जाते हैं। Methylation of metals has been known to remove significant amounts of metals from contaminated surface waters, sewage and soils. So इस तरह से मेथिलेशन के थ्रू मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जो वाटर है कम से कम वो मेटल्स से साफ हो जाता है, मेटल्स कम से कम वहां से निकल जाती हैं, सीवेज वाटर में से मेटल निकल जाती हैं, सॉइल में से निकल जाती हैं मेथिलेशन के थ्रू। इसमें बिल्कुल रमीज़ा ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने एग्री किया था कि बिल्कुल वो इन्वायरमेंट में चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा वो जो जिसमें हम इंटरेस्टेड होती हैं पानी में या सीवेज में या सॉइल में, वो बहरहाल फ्री हो जाती है उससे। नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर मेटल रेमिडिएशन, ये तो हमने जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किए जिनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मेटल्स। क्योंकि आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू में हमने बात की थी कि मेटल्स की बायोडिग्रेडेशन इसलिए नहीं हो पाती है कि ये टॉक्सिक होते हैं। सो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को कैसे रेजिस्टेंस खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं टू द मेटल कंसंट्रेशन, या कैसे अपने आप में रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, तो उसके मैकेनिज्म्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। जनरल 3 हमने कहे थे जो मेटल डिपेंडेंट होते हैं, मेजर 2 ही हैं, एक मेटल डिपेंडेंट एक नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। अब now we are going to discuss the methods for metal remediation कि मेटल्स को रिमूव कैसे करना है, ठीक है। अगर आपकी कंटेमिनेटेड सॉइल है या कंटेमिनेटेड सेडिमेंट्स हैं तो उनको कैसे मेटल्स को वहां से कैसे रेमिडिएट करना है। So remedial methods to treat contaminated soil or sediments, these may be broadly divided into 2 categories. वो 2 categories कौन सी हैं? Number 1, those in which the methods are aimed at preventing movement of metals to the immediate surroundings, also called as immobilization. क्या है कि मेटल की अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में मूवमेंट रोक दी जाती है जिसको हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। एंड द सेकंड इज मेथड्स एम्ड एट फिजिकल रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग द कंटेमिनेशन। आप उसको फिजिकली रिमूव कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं मेटल्स की रेमिडिएशन की, या उनकी मूवमेंट रोक दी जाए, उनको इमोबिलाइज कर दिया जाए, या उनको फिजिकली रिमूव कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है। अब जो पहली कैटेगरी है मेटल इमोबिलाइजेशन की, वो क्या है, उसमें कौन से मेथड्स आते हैं। सो एम इज टू रिड्यूस मेटल सॉल्युबिलिटी। इसका मकसद क्या होता है, अब इमोबिलाइजेशन से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम कर देते हैं मेटल की, ठीक है, जिसकी वजह से वो मोबाइल नहीं रहता है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मेटल इनसॉल्युबल हो, इमोबाइल हो, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लिहाजा वो फिर टॉक्सिक नहीं रहेगा। सो द पर्पस ऑफ मेटल इमोबिलाइजेशन इज टू रिड्यूस मेटल सॉल्युबिलिटी। इसके लिए 2 स्ट्रेटजीज इंक्लूड की जाती हैं, वो कौन सी हैं। 1 इज पीएच अल्टरेशन कि आप पीएच चेंज करते हैं। 2nd इज द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है।
आप पीएच वो वाली कर दें जिसमें जो मेटल है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाए, या आप वहां पे ऑर्गेनिक मैटर इतना डाल दें कि वो ऑर्गेनिक मैटर पे जाके एब्जॉर्ब हो जाए और इसलिए फिर वहां पे वो मोबाइल ना रहे। ठीक है। सो पीएच अल्ट्रेशन कैसे होती है? सिंस मेटल solubility decreases with increasing pH, liming is used to increase pH। तो आप लाइमिंग कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं ताकि पीएच इंक्रीज हो जाए। जब पीएच इंक्रीज होती है तो मेटल्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो इससे क्या होता है, देयर इज पीएच क्यों इंक्रीज की जाती है? टू प्रेसिपिटेट कंटेमिनेटिंग मेटल्स एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरिक मेटल्स कंटेनिंग मिनरल्स, ताकि उसको प्रेसिपिटेट में चेंज कर दिया जाए। आप लाइम डालते हैं तो वो कैल्शियम या फास्फोरस के साथ मेटल्स जो है प्रेसिपिटेट बना देता है और वो सॉल्युबल नहीं रहता है, लिहाजा उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वो इमोबिलाइज हो जाता है। और एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है? It aids in metal immobilization as a result of electrostatic attraction between metals and organic particles। Organic matter पे you know the negative charges ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से metals positively charged होती हैं generally। तो electrostatic attraction between the between the opposite charges that helps in in decreasing its mobility, decreasing its solubility। Often sites containing high toxic metals have little or no vegetation। आमतौर पे यही होता है कि जहाँ पे टॉक्सिक मेटल्स बहुत ज्यादा होती हैं वहाँ पे या तो वेजिटेशन होती नहीं है या बहुत कम होती है। तो फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यू कैन रीवेजिटेट such sites, which is a good way to increase organic matter content। आप वहाँ पे ऐसे पौधे ग्रो करते हैं विच आर कॉल्ड एज हाइपर एक्यूमुलेटर्स, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो हाई मेटल कंसंट्रेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। आप ऐसे पौधे वहाँ पे ग्रो करें, जब वो पौधे ग्रो करेंगे तो वो मेटल्स को एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर भी वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, विच इज इज कॉल्ड एज फाइटोरेमिडिएशन। ये थी जो पहला मेथड था। नाउ द सेकंड मेथड इज द फिजिकल रिमूवल। फिजिकल मेथड्स क्या है? मेटल्स एज कैन नॉट डिग्रेड, so they are physically removed from soil by excavation or chemical washing of the soil। आप उसको जिस मट्टी में फॉर एग्जांपल सॉइल में है, फिजिकली उस मट्टी को आप वहां से रिमूव कर देते हैं, किसी सेफ जगह पे ले जाके उसको प्रोसेस करते हैं, या आप केमिकली वॉश कर देते हैं उस सॉइल को कि जो मेटल्स हैं वहां से रिमूव हो जाएं। Alternatively, reducing the solubility of metals in soils serves to reduce the mobility of metals, thus reduce contaminant spreading। या एक तो ये है कि आप उसको फिजिकली रिमूव कर दें या केमिकल वॉशिंग कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस कर दें सॉइल में, जिससे क्या होगा कि उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, लिहाजा वो जो कंटेमिनेंट है आगे स्प्रेड नहीं करेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। Washing with acidic solution or chelating agents such as EDTA solubilizes metal and enhances removal from the system। अगर आप किसी एसिडिक सोल्यूशन या चिलेटिंग एजेंट के साथ उसको ट्रीट कर दें तो वो इसको सोलुबलाइज कर लेगा और सोलुबलाइज करवाने के बाद आप उसको वहां से रिमूव कर लें। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? देयर विल बी रेसिडुअल टॉक्सिसिटी बाय वॉशिंग एजेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। कि जो भी वॉशिंग एजेंट आपने यूज किया है आप उसके जरिए उसको रिमूव भी कर लेंगे तो तब भी वहां पे रेसिडुअल टॉक्सिसिटी कुछ ना कुछ बाकी बच जाएगी। और एक्सकेवेशन जो है दैट इज ए सिंपल रिमूवल टेक्निक एंड इट कैन कॉज डेट्रीमेंटल इफेक्ट, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। सिंपल टेक्निक है कि आप उतनी मट्टी वहां से उठा दें,
लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब आप उसको खोदते हैं वहां से मिट्टी को, तो इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, it exposes, and metal oxidation causes metal solubility and increases both bioavailability and transport. तो जिसकी वजह से वो जब ऑक्सीडाइज होती है तो उसकी solubility बढ़ जाती है और उसकी ट्रांसपोर्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो ये एक्सकेवेशन का नुकसान भी हो सकता है। इंसिनरेशन क्या है? इज आल्सो रिमूवल ऑफ मेटल्स फ्रॉम सॉइल। क्या आप बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको ट्रीट करते हैं कि वो मेटल्स वैसे ही खत्म हो जाती हैं। इट इज एक्सपेंसिव एंड इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर बहुत ज़्यादा एरिया है आपका सॉइल का तो वहाँ पे इंसिनरेशन पॉसिबल नहीं होती है, एक्सपेंसिव भी होती है। थर्मल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? That can also destroy soil properties, structure and soil biota. इंसिनरेशन जब आप करेंगे या आप थर्मल ट्रीटमेंट जब देंगे तो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो सकती हैं, सॉइल की स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है और सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो डैमेज हो सकती हैं। So these were the drawbacks of chemical methods, or sorry, physical methods. Then come the chemical methods. Chemical methods में the non-biological remediation of aquatic systems, including surface water, groundwater, and wastewater, is done by metal flocculation, complexation, and precipitation. ठीक है, उनको फ्लोक्यूल में चेंज कर लिया जाता है, उनके कम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं या उनको प्रेसिपिटेट में चेंज कर दिया जाता है। These are the non-biological remediation or the chemical methods. For example, lime precipitate metals as metal hydroxide. आप metal lime डालेंगे तो वो metal hydroxide में change हो जाएगा। Then chelating agents complex metals and can be recovered with a change in pH. ठीक है, आप complex बना लेते हैं और फिर pH change करते हैं तो आप उसको recover कर सकते हैं। Electro reclamation क्या है? Methods include ion exchange, reverse osmosis and electrochemical recovery of metals. आप आयन एक्सचेंज के थ्रू डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे और इस आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिकवरी के जरिए मेटल्स को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब ये थी फिजिकल और केमिकल अप्रोचेस। There are some innovative microbial approaches in the remediation of metal contaminated soils and sediments. Microbial approaches कौन कौन सी हैं? वो हैं जी, one is a microbial remediation is done to immobilize the metal in situ to reduce metal bioavailability and mobility. कि जहाँ पे मेटल है वहीं पे आप उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, और रिमूव द मेटल फ्रॉम द सॉइल, या मेटल को आप सॉइल से रिमूव कर देते हैं। इट इज डिफिकल्ट ड्यू टू हेट्रोजेनियस नेचर ऑफ सॉइल एंड इज एक्सपेंसिव। ये मुश्किल है क्योंकि सॉइल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो उस हिसाब से आपको मेथड डिवाइस करना पड़ता है। सो इट इज डिफिकल्ट एंड इज एक्सपेंसिव एज वेल। Microorganisms are used to remove metals from soil through metal volatilization or leaching. दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि मेटल वॉलेटिलाइजेशन कैसे होती है और लीचिंग कैसे होती है। Microorganisms can also increase metal solubility for recovery through the production of surfactants. Surfactants क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं शुरू में कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं मेटल की। मेटल्स आर देन कंसंट्रेटेड बाय कंप्लेक्सेशन, चीलेटिंग एजेंट्स और प्रेसिपिटेटिंग विद लाइम। पहले उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जाती है और फिर उसको कंसंट्रेट करके कंप्लेक्सेशन या चीलेटिंग एजेंट्स या प्रेसिपिटेट के थ्रू उनको वहां से रिमूव कर लिया जाता है। Other approaches involve surfactants, methylation and volatilization. ये सारी approaches हम पढ़ चुके हैं कि कैसे यूज करते हैं।
Innovative microbial approaches in the remediation of metal contaminated aquatic system. अगर aquatic system हो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज किया जा सकता है? पिछला सॉइल और सेडिमेंट्स में था, अब aquatic system में कैसे है? These involve the use of wetlands and biofilms. ठीक है, कैसे? Wetland treatment is cost-effective and efficient method to remove metals from contaminated water, such as acid mine drainage. ठीक है, सो ये wetlands की डिटेल हम पूरा चैप्टर इस पे पढ़ेंगे आपके साथ। सो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है जिसमें कि मेटल्स को रिमूव कर लिया जाता है वाटर से, जैसे कि एसिड माइन ड्रेनेज वाला वाटर जो है उसमें से मेटल्स को रिमूव कर लिया जाता है। It is based on microbial adsorption of metals, metal bioaccumulation, bacterial metal oxidation, and sulfate reduction. तो ये methods यूज होते हैं इन वन और दी अदर वे। ये सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, कुछ इस चैप्टर में, कुछ इससे पिछले चैप्टर में जहाँ पे हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे। So microbial biofilms are most commonly used for metal contaminated water. So generally microbial biofilms हैं जिनको ज्यादातर यूज किया जाता है। So microorganisms including Citribacter, Arthrobacter, Streptomyces and yeast, Saccharomyces and Candida produce exopolymers as part of their growth regime. So ये एक्सोपोलीमर्स बनाते हैं जो कि फिर बायोफिल्म बनती है और इस तरह से मेटल कंटेमिनेटेड वाटर्स जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। मेटल्स हैव हाई एफिनिटीज फॉर दीज एनायनिक एक्सोपोलीमर्स, क्योंकि वो जो एक्सोपोलीमर्स बनते हैं मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ये एनायन होते हैं, तो ये उनके साथ एफिनिटी इनकी हाई होती है, तो ये वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाते हैं। Microbial biofilms may be viable or non-viable when used in remediation. तो ये viable भी हो सकते हैं और non-viable भी हो सकते हैं जब आप इनको remediation के लिए यूज कर रहे होते हैं। And the biofilm is immobilized. Actually करते क्या है कि biofilm is immobilized on spot as contaminated water is passed through the spot. जो बायोफिल्म है उसको किसी स्पोर्ट के ऊपर लगा दिया जाता है और पानी उस स्पोर्ट में से गुजरता है, और जब उस स्पोर्ट में से गुजरता है तो वो जो बायोफिल्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस वाटर को रिमीडिएट कर देते हैं। इसमें अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप बेटर समझ सकेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन दीज स्पोर्ट्स प्रोवाइडिंग ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश बायोफिल्म्स। इस तरह से नई बायोफिल्म्स बनती रहती हैं। ये पिक्चर आपको बेटर समझा सकेगी। तो ये देखिए, ये एक सरफेस बना, एक आप कह लें, एक व्हील कह लें, आप एक चीज, एक सरफेस बनाई है जो पानी गुजर रहा था उस पानी में खड़ी कर दी है और इसके ऊपर बायोफिल्म है। ठीक है, इस पे बायोफिल्म की वजह से जो इसमें पानी में मेटल्स हैं वो सारी इस बायोफिल्म के ऊपर एब्जॉर्ब होती जा रही हैं और जो पानी आगे गुजर रहा है दैट इज फ्री ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिर आगे रिलीज करते जा रहे हैं आप, तो दिस इज फ्री। ठीक है, तो इस तरह से ये मूव करता रहता है। ठीक है, और मेटल्स इसके ऊपर ग्रो करती रहती हैं, सॉरी इसके ऊपर एब्जॉर्ब होती रहती हैं और बायोफिल्म ग्रो होती रहती है इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से कुछ अरसे के बाद जब आप देखते हैं कि अब खासी मेटल्स इस पे एक्यूमुलेट हो गई हैं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद न्यू मटेरियल। ठीक है, अगर ये वायबल हो, ठीक है, तो फिर आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो खुद ब खुद नए ग्रो होते रहेंगे। लेकिन अगर ये नॉन लिविंग बायोफिल्म हो तो फिर आफ्टर सम टाइम आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, different bioproducts such as BioClaim and BioFix are used to treat metal contaminated water. ये commercial products हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। And biofilms can also be used for domestic wastewater treatment.
आप डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड complexes metals are removed from the wastewater via sedimentation before release from the sewage treatment plant। या आप ये कर सकते हैं कि उनको कम्प्लेक्स बना लें किसी के साथ और वहां से उस कम्प्लेक्स को सेडिमेंटेशन के जरिए आप रिमूव कर लें, इससे पहले कि उस पानी को आप आगे आम इस्तेमाल कीजिए, जैसे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ेंगे इसका पूरा चैप्टर के सीवेज वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं। सो माइक्रोबियल रेमिडिएशन ऑफ मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल में दो ऑप्शन हो सकती हैं आपके पास, इन सिटू और एक्स सिटू मेटल रिमूवल, मेटल ऑक्सीडेशन, मेटल लीचिंग। मिसाल के तौर पे एसिड प्रोडक्शन, किलेशन, सरफेक्टेंट प्रोडक्शन और वॉलेटिलाइजेशन। इससे क्या होता है, increased metal solubility and enhanced recovery, and the treated soil is available for reuse। इस सॉइल को आपने ट्रीट कर दिया, उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन सिटू मेटल इमोबिलाइजेशन करें, आप ये आप रिमूवल कर रहे थे, इसमें आप इमोबिलाइजेशन कर रहे हैं, so that can be microbial binding such as EPS production or metal reduction। It can decrease metal solubility and decrease toxicity, but treated soil cannot be disturbed। There is potential risk of metal exposure which remains there and requires regular monitoring, क्योंकि आपने उसको immobilize किया है, वहां से remove नहीं किया है। ठीक है, and this is the microbial remediation of metal contaminated water in situ or ex situ metal remover। तो पहले मैंने बात की थी अभी सॉइल की, अब हम वाटर की बात कर रहे हैं। तो तीन अप्रोचेस हो सकती हैं, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिससे जैसे वॉलेटिलाइजेशन है, वो क्या होता है, उससे गैसियस मेटल की फॉर्म में वो रिलीज हो जाती है, एंड द ट्रीटेड वाटर इज अवेलेबल फॉर रीयूज। या माइक्रोबियल बाइंडिंग है, जो अभी हमने मिसाल डिस्कस की थी, ठीक है, या EPS प्रोडक्शन है, रिकवरी ऑफ मेटल्स बाउंड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड द ट्रीटेड वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज। या माइक्रोबियल रिडक्शन और प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं आप, इन दिस केस रिकवरी ऑफ मेटल कंटेनिंग प्रेसिपिटेट वाया सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप उसको वो जो प्रेसिपिटेट बना है उसको रिमूव कर लें फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो जो बाकी का पानी आगे जाएगा फिल्ट्रेट पानी होगा, जो फिल्टर्ड वाटर जो होगा, दैट कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से मेटल क्या होती हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को बचाते हैं और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा सकता है फॉर द रेमिडिएशन ऑफ सॉइल्स और सेडिमेंट्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो हमारी क्लास का टाइम भी हो गया है। तो सो इफ यू हैव सम क्विक क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, अदरवाइज उसे पेंडिंग कर ले नेक्स्ट टाइम पे। अगर कोई क्विक क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, लेकिन जस्ट रेपिटेशन वाला क्वेश्चन ना पूछें। जी सर नेक्स्ट टाइम पूछेंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को 9 बजे होगी। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, जी सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद भी ख्याल करें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने हमसायों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी कहें कि वो SOP को फॉलो करें, ताकि हम इस मुश्किल से निकल सकें। ठीक है जी।